अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। 10% reservation to the poorest of the poor among the forward caste does not affect the basic structure doctrine of the constitution। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा दिया गया 10% बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको जो है वैलिड करार दे दिया गया है कि ये चीज सही है। यहाँ पे कौन थे जिन्होंने इस चीज को अप्रूव किया? तो इसका अप्रूवल हुआ है 3:2, मतलब 3 जज जो थे वो इसके फेवर में थे, 2 जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। जिन्होंने ये जजमेंट दिया है उनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस जे बी पादरीवाला। और जो अगेंस्ट हैं वो हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस यूयू ललित जी एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। उन्होंने जो है माइनॉरिटी ओपिनियन दिया है इसके अंदर। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई है 50% वाली, वो दी गई है सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी और एसईबीसी के ऊपर। बट अब ये जो रिजर्वेशन दी गई है ये किसी भी तरीके से कास्ट बेस्ड पे नहीं है। इसके अलावा जस्टिस त्रिवेदी ने यह भी कमेंट किया कि लेजिस्लेचर जो है वो ये अच्छी तरीके से जानती है कि क्या उनके लोगों की नीड है और वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने उस तरीके से ये जो है जजमेंट लिया है। तो इसे अपहोल्ड कर दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा रहने वाला है। और उसके अंदर एक जो चीज ये बताई गई थी कि क्यों पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसके अंदर रीजन ये था कि उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुकी है और दूसरी रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, इस हिसाब से वो इंक्लूड किया गया था। तो उसे भी अपहोल्ड कर लिया गया है, उसे भी सही करार दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि ये किसी भी तरीके से राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। गवर्नर और केरला के चीफ मिनिस्टर के बीच में जो टसल है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। गवर्नर ने ये कहा है कि केरला के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स हो रहा है, मतलब जो संवैधानिक तंत्र है वो एकदम से गिरता हुआ चला जा रहा है। कैसे कहा उन्होंने और क्या कारण था ये कहने के पीछे? तो उनका मानना है जो वाइस चांसलर उन्होंने अपॉइंट किया है, जो उनको अथॉरिटी मिलती है एज ए चांसलर, उसके थ्रू उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। 15 नवंबर को उनके खिलाफ एक रैली का आयोजन किया जाने वाला है प्रोटेस्ट के तौर पे। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी हिम्मत हो तो डायरेक्टली मुझ पे अटैक भी करें। बहरहाल ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग कौन है, इस चीज पे डायरेक्ट कमेंट करना ये चीज सही नहीं होगी क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ी है। बट एक चीज हमें हमेशा ध्यान देनी है कि गवर्नर हमेशा जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, किसके? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसी तरीके से चीजें चलती हुई आई हैं और इसी तरीके से आगे चलेगी, अनलेस एंड अनटिल ये जो हो रहा है इसके बाद कोई बड़ा बदलाव आ जाए हमारे संवैधानिक तंत्र में या जुडिशरी किसी तरीके का जजमेंट सुना दे। तो चलिए बात करते हैं अब आज के एडिटोरियल की। द एज ऑफ मिनिमलिज्म इन इंडिया पाकिस्तान टाइज। अब आज के समय में हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी तरीके के एंगेजमेंट नहीं हो रहे, एकदम शांति से बैठे हैं दोनों। याद कीजिए वो समय जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आए दिन जो है अलग अलग तरीके के कमेंट्स पास होते थे, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स रिलीज किए जाते थे, और तो और जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की मुहिम चला दी जाती थी। बट आज का जो समय है उसमें ये सारी चीजें थोड़ी शांत बैठ गई हैं। हम ऐसे एरा के अंदर आ गए हैं, हम ऐसी एज के अंदर आ गए हैं जब हम आ गए हैं एज ऑफ मिनिमलिज्म के अंदर। मतलब हमने सारी चीजों को मिनिमम कर दिया है। पहले हमारी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी रिलेशन के अंदर? इंटेंस एंगेजमेंट, हाई वैल्यू टेरर अटैक्स, इंडियन रिस्पॉन्सेस, ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्स, और उसके बाद वापस टॉक्स चालू होती थी और फिर से ये पूरी साइकिल रिपीट होने लगती थी। तो इस तरीके की चीजें जो है हम पहले देख पाते थे। बीजेपी गवर्नमेंट जो 2014 में आई वो काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक थी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेके, और उसको उसने यूज भी किया अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी उसको काफी ज्यादा यूज किया। बट अब हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंडा में भी इंडिया पाकिस्तान टाइज कुछ खास जगह नहीं रखता। अब इसके पीछे की हम बातें जान लेते हैं कि किस तरीके से घटना घटी इतिहास में, और उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की 2014 में, तब वहां पे इनवाइट किया नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, जिसके अंदर वो आए भी। मई 2014 में वो आए। उसके बाद सरप्राइज विजिट दी मोदी जी ने, लाहौर के अंदर गए अचानक से शॉल लेके, और वो कब गए थे? दिसंबर 2015 में। उसके बाद एक मीटिंग हुई दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में। अब यहां तक बातें सही चल रही थी, बट जनवरी 2016 में अचानक से क्या हुआ? पठानकोट एयरबेस पे अटैक कर दिया गया।
लगा कि चीजें आगे जाके संभलेंगी, इसके ऊपर बात होंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सितंबर 2016 के अंदर क्या हुआ, उरी अटैक, जो बहुत ही बड़ा इशू हो गया। और उसके बाद हमने डायरेक्टली क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से हमारे जितने भी रिलेशंस थे वो वहीं के वहीं रुक गए, आगे जाके किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हो रही थी। और फरवरी 2019 में कौन सा अटैक हुआ, पुलवामा, जिसके बाद हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दी उनके ऊपर। बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन चल रही थी। ये सिचुएशन थोड़ी सी थॉ होती, थोड़ी सी पिघलती, उससे पहले ही हमने क्या किया, हमने अगस्त 2019 के अंदर कश्मीर को जो है वो अलग तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया। जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू था उसको चेंज कर दिया। अब जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसे हमने 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। ये चीज देखने वाली बात है। दूसरी चीज हमने ये भी जान लिया कि किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अपने एफर्ट्स और कमिटमेंट इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये चीज साफ साफ नजर आती है कि इतना ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग उस हिसाब से चलेंगे या ये लोग उस चीज को रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहली चीज तो ये। अब इसके 5 रीजन हम जो है बता सकते हैं, बड़े बड़े 5 रीजन जो हमें दिख रहे हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, उसमें से हमने यही जाना कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि ज्यादा चीजें खराब हो जा रही हैं। और पॉलिटिकल इनएबिलिटी, दोनों साइड की पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो इनेबल हैं कि वो इस तरीके का कोई भी काम कर सके। तो इस चीज से पीछा छुड़वा लिया गया और हम मिनिमलिज्म की तरफ चले गए। दूसरी, अगर हम किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो ये इजी टास्क नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू रहने वाला ये। और वो चीज बढ़ जाएगी किस तरीके से, ऑनलाइन हेट की वजह से। इंडिया हमेशा से इस तरीके का देश रहा है जिसने ये चीज डिसाइड कर ली है कि वो अच्छे बच्चों से ही बात करेगा, गंदे बच्चों से बात नहीं करेगा। पहले उनको क्या करना है, पहले उन्हें सुधारो और फिर उनको हमारे पास लेके आओ। बट मीनवाइल पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तो इंडिया ने ये चीज भी रियलाइज कर ली कि हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके बड़े इश्यूज के बारे में बात करें तो वो हमें कहीं पे भी नहीं ले जाने वाला है। वो हमारी सिचुएशन वैसी की वैसी ही रख देगा। क्योंकि एक जो ट्रीटी हमारे बीच में हुई वो थी इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। उसके बाद हम कोई भी सक्सेसफुल तरीके से बायलैटरल ट्रीटी को जो है एक्नॉलेज नहीं कर पाए, उसे अकम्प्लिश नहीं कर पाए। फोर्थ पॉइंट, इंडिया जो है अब इतना कॉन्फिडेंट है, और इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बोल सकता हूं जो दिल्ली में बैठी है, वो अब इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसे किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू में। चाहे वहां पे शांति बनाए रखने की बात हो या कोई और इशू हो, इंडिया को लग रहा है कि अब वो अकेले उस चीज को हैंडल कर सकता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बायलैटरल डायलॉग की भी जरूरत नहीं है। कश्मीर से रिलेटेड इंटरनल इशू है, हम अपने आप संभाल लेंगे। अगर वहां पे कोई तरीके की वायलेंस हो रही है, अनरेस्ट हो रहा है, तो उसे भी इंडिया अपने आप संभाल लेगा। फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि दोनों के अपने अपने दूसरे भी इशू हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ इंडिया है और इंडिया के पास सिर्फ पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है। हजार तरीके की तकलीफ है जिसमें से एक पाकिस्तान है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर अब हम जो है, चाइना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए, उसे कंटेन करने के लिए भी काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस उस तरफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए इशू आ गया है अब अफगानिस्तान, जिसे लीड कर रहा है तालिबान। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारा ध्यान डाइवर्ट कर दे रही हैं और चीजों को चेंज कर दे रही हैं। अब इसके हमने कुछ फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बातचीत करने वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर एक अपने बोल सकते हैं मन के अंदर एक विचार बना लिया है कि अब उन्हीं बातों के बारे में चर्चा होगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके अलावा किसी भी तरीके की चर्चा नहीं होगी। सेकंड, अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कम एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, रादर इट इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसे मैनेज कर लिया जाए, इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया। थर्ड एस्पेक्ट इसके अंदर ये है कि हम लिमिटेड आउटकम चाहते हैं बट वो क्लियर चाहते हैं। तो वो इस चीज के अंदर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि 2021 का फेब्रुअरी सीज फायर, ये एक ऐसा था इंसिडेंट जो कंप्लीटली हम देख पा रहे हैं। दूसरा, कश्मीर के अंदर जो वायलेंस थी वो भी रिड्यूस हो गई है। तो ये चीज यहाँ पे देखी गई है। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ये सारी चीजें तो ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर कुछ इसमें देख पा रहा हूँ तो वो है डीलिंग विथ रावलपिंडी। पहले इंडिया का ऐसा ही था कि हम हमेशा उसी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करेंगे जो अदर कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे इस्लामाबाद है, तो रावलपिंडी पे भी एक पॉलिटिकल सेंटर है, पॉलिटिकल सेंटर नॉट स्पेसिफिकली, बट वहां से भी हम बोल सकते हैं कि निर्णय लिए जाते हैं।
वो है मिलिट्री हेडक्वार्टर। तो पहले डायरेक्टली हम डील नहीं करते थे रावलपिंडी में, बट अब हमने क्या अप्रोच लिया है, अब हमने ये प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है कि हमारा जो मेन डीलिंग होगा वो डायरेक्टली रावलपिंडी से होगा, और हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं इस्लामाबाद से उसको हमने कम कर दिए। इस चीज को अप्रिशिएट किया है रावलपिंडी की अथॉरिटी ने भी, क्योंकि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और वो भी अथॉरिटी के अंदर आते हैं। पहले इस्लामाबाद से कुछ बात होती थी, दिल्ली से कुछ बात होती थी, और रावलपिंडी को वो पसंद नहीं आती थी। अब यहाँ पे रावलपिंडी डिनोट कर रहा हूं मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस्लामाबाद डिनोट कर रहा हूँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली दैट इज डेमोक्रेसी, उसके अंदर दोनों मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वो न्यू दिल्ली एक जगह से ही चलते हैं, दैट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये चीज देखने वाली बात है। बहरहाल ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला, तो देखते हैं कितने समय तक हमारे लिए ये हेल्पफुल रहता है। चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की, द फ्रंट लाइनर्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की गई है, सबसे पहले फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ एंड सेकंड फ्रंट लाइनर्स। कौन है फ्रंट लाइनर्स? तो फ्रंट लाइनर्स यहाँ पे बताए गए हैं आशा वर्कर्स, एएनएमएस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन्हें बताया गया है हमारे यहाँ पे फर्स्ट लाइन वर्कर्स। किसके लिए? फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ के लिए। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ये बताया गया कि पहले जो 1000 दिन है, 1000 दिन हम कहां से चालू करेंगे? जिस दिन कंसीव किया गया है बेबी को, और उसके बाद जब डिलीवर होगा वो, और उसके बाद के 2 साल। तो जब कंसीव हुआ है तब से लेके जब तक कि वो 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ग्रोथ के बच्चे के लिए। इसी दरमियान 80% जो है वो ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा उनको न्यूट्रिशन दिया जाए, जितनी चीजों से हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं उतनी चीजों से हम उन्हें हेल्प करें। किसी भी तरीके से बच्चा जो है वो अंडर न्यूट्रिश ना रह जाए, माल न्यूट्रिश ना रह जाए, क्योंकि अगर उस समय पे वो रह गया तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगा। और इसी के लिए हमने अलग अलग तरीके की स्कीम्स भी लॉन्च कर रखी है, जैसे कि पोषण अभियान, जिसे हमने लॉन्च किया था अप्रैल 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा हमने इंस्टीट्यूशनली भी बहुत सारी चीजें इंक्रीज करी हैं, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज कर दिया है फर्स्ट 1000 डेज का, प्रेगनेंसी जो है उनकी रजिस्ट्रेशन चालू कर दी है, जो बच्चों की देखरेख होती है, उनके वैक्सीनेशन होती है, उन सारी चीजों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले 1000 दिन जो है हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, हम उनको प्रॉपर ग्रो करें। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन। अब एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन क्या कहता है कि हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ऐसा करने से इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन जो है उन्हें भी अप्लाई किया जाए। किस तरीके से किया जाए? पहली तो हाई कवरेज हो, कंटिन्यूटी हो, मतलब 1000 दिन तक अलग अलग चैनल से जिस तरीके से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं करें, इंटेंसिटी के साथ करें, क्वालिटी और इक्विटी, मतलब सबको मिले। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन सा एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंसीव किया है बेबी, उस समय पे माँ की क्या वेट है, क्या हीमोग्लोबिन लेवल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्री कंसेप्शन पीरियड में, जब अभी बेबी नहीं हुआ है, जैसे कि एक एज ग्रुप है, एज ग्रुप में ऐसा मान लीजिए कि वो जो है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, तो हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में वो कभी ना कभी कंसीव करेंगे। वो 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, या 3 साल बाद भी हो सकता है। तो ऐसे एज ग्रुप को अगर हम प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कंसीव करने से पहले ही, तो उसका बहुत ज्यादा जो है हमें बेनिफिट मिलता है। इस चीज का एविडेंस हमें मिलता है 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज वेल एज यूनिसेफ, इन दोनों ने साथ में मिलके पैथ एंड सिनार ब्लॉक्स ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन चालू किया, एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हम, पायलट प्रोजेक्ट वो चालू किया, जो 27 महीने का था। इसके अंदर हमने क्या किया, जो एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन थी उनको हमने प्रमोट किया कि वो अपनी हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान दे, और इससे हमें क्या परिणाम मिले वो देखिए आप। जो लो बर्थ वेट है वो भी डिक्रीज हो गया, प्री टर्म बर्थ है वो भी डिक्रीज हो गया, और न्यूबॉर्न डेथ्स हैं वो भी डिक्रीज हो गई। तो ये एविडेंस बेस्ड मैकेनिज्म है, ये चीज हम देख पाते। दूसरा एविडेंस बेस्ड मैकेनिज्म हमने जो देखा वो ये था कि जब हस्बैंड इन्वॉल्व होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं अपनी वाइफ को, तो हम ये चीज देख पा रहे हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो ज्यादा बेटर रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि हस्बैंड जो है इंक्लूड हो
प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने आप को इन्वॉल्व करें, वो हेल्थ फैसिलिटीज बेटर करें। अब ये जितने भी इंटरवेंशन हमने देखे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, एएनएमएस, आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। और बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहां इनके अलावा कोई और है ही नहीं जिसे कांटेक्ट किया जा सके किसी भी हेल्थ सर्विसेज के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं ड्यूरिंग द पोषण पखवाड़ा इन मार्च 2022। एक विलेज है उत्तर प्रदेश का, वहां पे क्या हुआ, वहां पे ऐसा माना जाता है कि बच्चे का वेट नहीं करना चाहिए, किसी भी कारणवश वो ऐसा मानते हैं कि बच्चों का वेट नहीं होना चाहिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या किया और लेडी सुपरवाइजर ने उनका वेट करवाया। अब किस तरीके से, फोर्स तो वो कर नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो गांव के प्रधान थे उनसे जाके बात करी और उससे एक दिन पहले वहां पे मीटिंग कराई गई। और उस मीटिंग के अंदर सबको ये समझाया गया इस तरीके से ये जो है वेट होना चाहिए, ताकि हमें मालूम चल जाए कि कौन से बच्चे को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है और कौन से बच्चे को अटेंशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सब लोग आए, इस मीटिंग के अंदर गांव के सब लोग आए, मैन वुमन, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, स्कूल टीचर्स, कम्युनिटी एल्डर्स, सब लोगों को इन्वॉल्व किया गया और एक बहुत ही बढ़िया अवेयरनेस कैंपेन चालू किया गया, जिसकी वजह से ये पोषण पखवाड़ा जो है इन मार्च 2022 ये सक्सेसफुल हुआ हमारे सामने। दूसरी चीज हम एग्जांपल देख पा रहे हैं, लेडी सुपरवाइजर ऑफ अ ब्लॉक इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी इक्विपमेंट्स है मेजर करने के वो बहुत ही ज्यादा बेटर कर दिया और स्किल डेवलपमेंट दिया, किनको, आंगनवाड़ी वर्कर्स को। ये चीज बताता है ये कितने ज्यादा जागरूक हैं इस चीज को लेके कि बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए। तो अगर हमें हेल्थ डेवलपमेंट में जाना है, अगर हमें बच्चों की हेल्थ को बेटर करना है, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसे हम एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। क्योंकि अगर ये अपना 100% नहीं देंगी तो हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी तरीके से जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमारे सामने आएगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें पहली चीज तो थैंकफुल होना चाहिए इनके लिए, ये जो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया कोटा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसका एक समय है, एक समय अवधि है जिसके लिए उसे लाया गया है और एक समय के बाद उसे जाना होगा। ये हमेशा के लिए हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकती। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने यह कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी का एक टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे ही हमारे आजादी के 75 साल कंप्लीट होंगे, हम वापस इसे जाके देखेंगे कि क्या हमारा समाज रेडी है कि हम बिना रिजर्वेशन के रह सकें, ताकि बाकी जितने लोग हैं समाज के उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान ना हो इसकी वजह से। उन्होंने ये भी बताया कि संविधान के लागू होने के 80 साल बाद एससी और एसटी को दी जाने वाली रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो रोक दी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऑलरेडी जो एंग्लो इंडियंस को दी जाने वाली रिजर्वेशन थी उसे रोक दिया गया है। तो ऐसी ही एक सिमिलर टाइम लिमिट होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर द रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ताकि हम ये चीज बता सके कि जो आर्टिकल 15 और 16 में दी गए एक्सेप्शन है उसे हटाया जा सके और एक इगैलिटेरियन, कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी की तरफ हमारा कदम बढ़ा सके। जस्टिस पीबी पादरीवाला ने कहा कि रिजर्वेशन जो है वो एक एंड नहीं है, वो एक मींस है, वहां तक पहुंचने का साधन है। हम चाहते हैं जो सोशल और इकोनॉमिकल इनजस्टिस हुआ है उसे हम खत्म कर सके, बट रिजर्वेशन किसी भी तरीके से किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बन जाना चाहिए। उनके लिए रिजर्वेशन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जानी चाहिए कि वो हमेशा उसको लगा के रखें और जब छोड़ने का समय आए तो भी ना छोड़ें, इवन दो व्हेन दे आर डेवलप्ड तो भी उसे ना छोड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज उन्होंने बताई। ऐसा सेक्शन जिसे अच्छा खासा एजुकेशन मिल चुका है, एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, उसे हमें बैकवर्ड कैटेगरी से हटा देना चाहिए, ताकि हम एक्चुअली उन पे फोकस कर सकें जिनको नीड है, जिनको जरूरत है उस चीज। इसके अलावा इस चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कास्ट जो है वो बैकवर्ड है और कौन सी फॉरवर्ड है। जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में भी हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, ये कहना है जस्टिस पादरीवाला का। In his minority view on the bench, Justice S. Ravindra reminded about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि ये रिजर्वेशन जो है ये टेम्पररी होगा और एक्सेप्शनल होगा, कुछ ही लोगों को दिया जाएगा, एक समय बाद इसे हटा दिया जाएगा, ये टेम्पररी होगा। और अगर ये परमानेंट हो जाता है
तो ये रूल ऑफ इक्वालिटी को खा जाएगा, इक्वालिटी का जो सिद्धांत है उसे ही खत्म कर देगा। क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा ही, अगर ये हमेशा चलता रहेगा, कि जो डिप्राइव्ड हैं वो ज्यादा एम्पावर्ड हो जाएंगे और जो पहले एम्पावर्ड थे अब वो डिप्राइव होने लगेंगे। तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा सके। एक ऐसा हम समय ले आए जब सब समान हैं, सब बराबर हैं, जो उनकी नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं वही हैं, सोसाइटी की बनाई हुई कोई भी इनइक्वालिटीज नहीं है। तब हम मान लेंगे कि रिजर्वेशन का अब और कोई यूज नहीं।